हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर कवर किया था द कंपटीशन एक्ट और उसके तहत सेटअप किए गए कंपटीशन कमीशंस ऑफ इंडिया, जिसको रिपील किया था या जिसने रिपील किया था किनको, एमआरटीपी को, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो 1969 में आया था और जिसके अंडर कुछ कमीशन सेटअप किए गए थे। जो कुछ केसेस जो इन चीजों से रिलेटेड थे, मोनोपोलीज या कुछ इस तरह की जो बैड पॉलिसीज थी जो हेल्दी कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करती थी, ये तो उन चीजों को बंद करने के लिए ये कमीशन सेटअप किए गए थे। आज हम अपने अगले चैप्टर के ऊपर मूव ऑन करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया की क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे, क्या क्या चेंजेस आए थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात वो ये है कि अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया यानी कि जो आर्थिक बदलाव हमारे भारत देश में आए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, वो हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिनकी वजह से आज जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, वो किस तरह से बन पाई। ईच एंड एवरी इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इफेक्टिव इकोनॉमिक मैक्रो मैनेजमेंट, यानी कि बड़े स्तर पर जो है एक मैक्रो मैनेजमेंट जिसको बोला जाए वो करनी पड़ती है किसी भी इकोनॉमी को, यानी किसी भी नेशन को, ताकि ये चीजें जो है स्टेबलाइज की जा सके, चीजों को मैनेज किया जा सके। इकोनॉमिक जो अपनी ट्रेड एक्टिविटीज हैं या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट किया जा सके। It helps the country to get an efficient and sustainable growth rate. For this purpose, government of the day is supposed to ensure structural changes in policy and programs from time to time। यानी कि ये चीजों को जो है किस लिए किया जाता है, ताकि एफिशिएंट और सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है उसको मेंटेन किया जा सके। और ये काम करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ द डे यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, उसको ये काम करना होता है, उसको ये चेंजेस, उसको ये बदलाव टाइम टू टाइम समय के अनुसार करने पड़ते हैं, ताकि ये सस्टेनेबल जो ग्रोथ रेट है वो मेंटेन किया जा सके। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से या फिलहाल जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है उन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। आए दिन किसी ना किसी का टैक्स रेट कम करना पड़ रहा है, किसी का बढ़ाना पड़ रहा है, किसी चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ रही हैं। आपको कोई सर्टेन दवाई जो पहले नॉर्मली मिल जाया करती थी बिना प्रिस्क्रिप्शन के, अब उसके लिए स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लानी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें जो है टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं, ताकि जो मार्केट सिचुएशन है उसके साथ हम अपनी पॉलिसीज को अडेप्ट कर सकें। क्योंकि मार्केट जो है वो काफी डायनामिक रहता है, और अगर हमारी पॉलिसीज भी उसके साथ चेंज नहीं करेंगी तो हम जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग में, मार्केट को समझने में, मार्केट के ग्रोथ को एस्टैब्लिश करने के अंदर थोड़े ऑब्सोलीट हो जाएंगे। Indian economy had experienced major policy changes in the early 1990s। तो 1990s यानी कि जब 1991 में जैसे इकोनॉमिक चेंजेस ही था ना, एलपीजी, तो सॉरी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पूरा बोलता हूँ, वो पॉलिसीज थी। उसके अलावा बहुत सारे और एक्ट्स आए थे, बहुत सारी और चेंजेस किए गए थे। हमारे सेबी में बहुत चेंजेस किए गए थे हर्षद मेहता जी के केस के बाद। तो वो, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस आ गए थे जिनके अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स किए गए थे। हमारे बैंकों को रिफॉर्म करने की वहां पर बात की गई थी। तो उसके अलावा इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो जो अपना वर्ल्ड बैंक था या आईएमएफ था, उन्होंने भी कुछ इस तरह के पर्टिकुलर वो निकाले थे, गाइडलाइन सेटअप की गई थी, जिसके अंदर हमको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वगैरह इन सबको जो है मेंटेन करना पड़ता था। तो वो सारी चीजें जो है इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमको करनी पड़ी। The new economic reforms consist of three important component: liberalization, privatization and globalization। तो हमारे 1991 के अंदर ये आए थे। लिबरलाइजेशन का मतलब है लिबरल बनाना चाहिए, फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि चीजें जो हैं, जो अभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जो पब्लिक सेक्टर है या बहुत सारे नेशनल एसेट्स हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनको और एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली यूज करने के लिए उनको प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दो। सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन की इंडिया को जो है बाकी फील्ड्स के अंदर भी जहां जहां से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस है वहां ओपन कर दो, ताकि वो चैनल्स के थ्रू, डायरेक्ट रूट या फिर जो अपना इनडायरेक्ट रूट है उनके थ्रू हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन नॉलेज जो वो फ्लो कर सके। These reforms are aimed at making the Indian economy as fastest growing economy and globally competitive। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी भारत है, इंडिया है। और सिमिलरली एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी है। हमारा जो जिक्र है वो बड़े बड़े नेशंस, डेवलप्ड नेशंस के अंदर, हम चाहे खुद कितने भी डेवलपिंग या कैसे भी हो, लेकिन हमारा जिक्र जो है फॉरेन नेशनल मार्केट की बात करे जाए तो वहां पर हमारा जिक्र बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस के साथ ही किया जाता है। जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं उसके अंदर हमारा इंडिया पार्ट बनता है। The government has taken various initiatives in different sectors of the economy to make the system more sustainable and effective। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, डिफेंस है, इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इन सभी सेक्टर्स के अंदर अलग अलग जो है एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए चेंजेस किए गए।
दिस एरा ऑफ रिफॉर्म्स हैज आल्सो एंश्योर्ड अ रिमार्केबल चेंज इन द इंडियन माइंडसेट। तो इनकी वजह से इंडियन माइंडसेट जो है, जो लोगों का नजरिया है चीजों को समझने का, देखने परखने का, वो भी काफी चेंज हुआ है। Traditional values adopted since independence in 1947, such as self-reliance and socialistic policies of economic development, वर प्रोब्ड टू बी इरेलीवेंट एंड इनवर्ड लुकिंग। तो 1947 के अराउंड जो हमारी ये चीजें थी, जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग थी, तो उसके अंदर क्या चीजें होता था कि हम सेल्फ रिलायंस पर फोकस करते थे, जो कि अब फिर से दोहराई जा रही है हिस्ट्री, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। तो ये सब चीजें जो है इनवर्ड लुकिंग है, ये आपको ग्रोथ जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं। तो वो चीजें यहाँ पर बात की गई है। एक सोशलिस्टिक अप्रोच, सोशल वेलफेयर, it has resulted into overall backwardness and caused frequent financial crisis। तो as it is said, history repeats itself। तो जब से ये क्या नाम है, आत्मनिर्भरता का, इस तरह की ये फेलियर, ये कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे थे इनका जो, लेकिन इनका जो आउटकम था वो बिल्कुल से एक फेलियर बन के रह गया है आज इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीजें क्या है, इन्होंने इनका विजन क्या था, प्रोग्रेसिव, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट थे ये कौन से थे, ये बैकवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट थे। तो अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ ग्रोथ एंटिसिपेट करोगे तो वो कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें अब धीरे धीरे करके फेल होती नजर आ रही हैं। और फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर तो हमारा इंडिया पिछले काफी टाइम से गुजर ही रहा है। उसके बाद आते हैं प्री रिफॉर्म्स पीरियड, यानी कि रिफॉर्म से पहले का टाइम कैसा था, रिफॉर्म्स के बाद का टाइम कैसा था। ये डिफरेंस से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि पहले कितना बुरा हाल था, अब कैसा हाल है। क्वांटिटेटिव लाइसेंसिंग ऑन ट्रेड एंड, तो क्वांटिटेटिव से जैसे नाम सजेस्ट करता है, क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि जो ट्रेड और इंडस्ट्री थी उसके ऊपर क्वांटिटी के हिसाब से जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि कौन इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस कर सकती है, इतनी लिमिटेड सप्लाई ये करेगी ये करेगी। तो उस तरह की क्वांटिटी रिलेटेड जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, यानी कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है, नंबर ऑफ आउटपुट है, उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, या उनके ऊपर लाइसेंसिंग लगा दी गई थी कि अगर आपको जो है, लाइसेंसिंग भी एक तरह से रिस्ट्रिक्शन ही है। अगर आप कहीं ट्रेड बैरियर का पढ़ोगे तो उसके अंदर लाइसेंसिंग इन इटसेल्फ इज आल्सो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि लाइसेंस से क्या होता है ना, आप एक सर्टेन डिग्री तक जो है वो चीज एक्सेस कर पाते हो, बट बियॉन्ड दैट इफ यू वांट टू प्रोड्यूस, इफ यू वांट टू डू दैट, इफ यू वांट टू एक्सेस दैट, यू हैव टू बोरो द लाइसेंस। और लाइसेंस के लिए आपको कमीशन पे करना पड़ता है, विच, अब जैसे नेटफ्लिक्स है उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, या और कोई भी सर्विसेज हैं जैसे यूट्यूब है, अगर आपको नॉर्मल देखना है, एड्स देखनी है अपनी वीडियोस में, तो डोंट पे, बट इफ यू वांट टू पे फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, फॉर अ बेटर विजुअल एक्सपीरियंस, ताकि आपको एड्स डिस्टर्ब ना करें, कुछ और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाए, सो यू हैव टू पे फॉर यूट्यूब प्रीमियम। तो यूट्यूब प्रीमियम क्या है, वो एक लाइसेंस है फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो वो चीजें यहाँ पर सिमिलर गवर्नमेंट भी करती है कि अगर आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है देन तो इट्स ओके, बट इफ यू वांट टू, ये क्वांटिटेटिव जो लाइसेंसिंग है ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में देखने को मिलेंगे, आज भी होती हैं। तो अगर आप देखेंगे कभी तो वहां पर आपको ये मिलेगा कि आप 1000 तक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना भी कीजिए, बट बियॉन्ड दैट आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्टेट रेगुलेटेड मोनोपोलीज ऑफ यूटिलिटी एंड ट्रेड, तो अगर स्टेट के द्वारा रेगुलेट की गई कुछ मोनोपोलीज है तो उनको थोड़ा सा ठीक करा गया था रिफॉर्म्स के बाद। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट, तो फाइनेंस और कैपिटल मार्केट जो था उसके ऊपर कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था। तो गवर्नमेंट, जैसे पहले क्या होता था, सेबी जब तक नहीं आया था तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों को गवर्न कर रही थी। बाद में जब ये दिखा कि भाई गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट इज नॉट इनफ कि भाई उसके जो फ्रॉड्स हो रहे हैं या उसको समझ सके, सो सेबी वाज कि भाई प्रोफेशनल्स को अब लेके आना पड़ेगा, अब गवर्नमेंट के बस की ये बात नहीं रही है। तो प्रोफेशनल्स बिठाए गए, उनकी एसोसिएशन को अब क्या बोला जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो अब प्रॉपरली फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट संभालते हैं, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब बिहाफ पे संभालते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अब इंटरफेयर नहीं करता। तो अब फुल फंक्शनिंग ऑपरेशंस जो है वो सेबी के अंडर होती है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बाहर से इन्वेस्टमेंट तक की ये चीजें, जब इनिशियली हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के अराउंड की बात हो रही है ये, तो उस वक्त जो है फॉरेन ट्रेड इन सब पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा था, बैन किस्म की जो ये चीजें की गई थी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, ये सब चीजें जो है सेंट्रल प्लेन टैक्स कंसेशन ऑन एक्सपोर्ट एंड सेविंग, तो ये कब किया गया था, प्री रिफॉर्म पीरियड में किया गया था। पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो किए गए हैं, जो आर्थिक बदलाव किए गए थे, उनके पीछे जो पर्सपेक्टिव था, नजरिया था, वो क्या था, आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। इंडियन इकोनॉमी वाज इन डीप क्राइसिस इन जुलाई 1991, यानी कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत तंगी, आर्थिक तंगी इसको कह सकते हैं, क्राइसिस को, कि उस टाइम हमारे पास जो है थोड़ा ना तो कैश था, ना हमारी इकोनॉमिक, जो हमारी इकोनॉमी थी वो स्टेबल थी, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहा था। वो ये सारी मिलाकर जो है हमारी जो इकोनॉमिक रिसोर्स थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, ग्रोथ जो थी, ग्रोथ तो थी नहीं, डिक्लाइन ही डिक्लाइन था, वो बहुत ज्यादा थी। कब, 1991 के अराउंड, तो मिड 1991, when foreign currency reserves had plummeted to almost $1 billion,
इन्फ्लेशन हैड रोड टू एन एनुअल रेट ऑफ 17%। तो आप ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जो दर है, जो आपके प्राइस राइज बढ़ रहे हैं, हर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, वो कितना था पर एनम 17% का। अगर मैं आज की बात करूं, आज की देखते हैं हम कितने हैं इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। तो अभी है कुछ 5.59% के अराउंड, और ये थोड़ा है 5 पॉइंट। रिटेल इन्फ्लेशन कितनी है 5.80, और सीपीआई हमारा कितना है 5.59। तो ये पहले कितना हुआ करता था 17%। तो इट वाज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो अब फिलहाल के अगर मैं बात करूं कंपैरिजन में, तो फिजिकल डेफिसिट वाज वेरी हाई एंड हैड बिकम अनसस्टेनेबल। तो फिजिकल डेफिसिट तो जो था, यानी कि जो बजटरी एक्सपेंडिचर्स थे, वो हमारे जो बजटरी इनकम्स थे, यानी कि जो टैक्सेशन जो गवर्नमेंट को इनकम हो रही थी, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से बहुत कम थी। तो वो चीज थी, हैड बिकम अनसस्टेनेबल। फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एनआरआईज हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी। तो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स थे, जो एनआरआईज थे, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी पर से हाथ खड़े कर लिए थे। द वाइडनिंग इम्बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट्स, तो ये सारी चीजें जो है ये रिजल्ट करी थी किससे, गल्फ क्राइसिस 1998 में आया था, गल्फ क्राइसिस हो गए थे उसके अंदर। तो वही चीजें हैं सारी जो हैं यहाँ पर बताई हैं। एट द सेम टाइम देयर वाज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमारे इंदिरा गांधी जी को 1984 में शायद असैसिनेट किया गया था। आगे आने वाले 1994 3 या 4 के अंदर हमारे जो राजीव गांधी थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया था। इस तरह की सारी इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, क्योंकि जो हमारे ये थे, थोड़ा क्योंकि उस वक्त जो इंडिपेंडेंस मिली ही थी, उसके बाद डिवीजन हो गया था, इधर से पाकिस्तान, उधर से सॉरी ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश का नाम कहते हैं। तो और फिर नीचे ये हैदराबाद साइड से, और इधर फिर श्रीलंका साइड से भी जो तमिलियन श्रीलंकन्स थे, उनकी तरफ से भी बहुत राइट्स थे। फिर इधर से अगर आप देखा जाए तो थोड़ा ईस्टर्न साइड आपको ये नक्सलाइट्स मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। ऊपर पीओके साइड में बहुत इंस्टेबिलिटी, उधर से इंडो चाइना जो था, सियाचिन की साइड से बहुत इंस्टेबिलिटी। मतलब ओवरऑल इतना हीटेड मैटर था इंडिया की बॉर्डर्स के ऊपर उस वक्त, और इंटरनल डिस्प्यूट्स भी इतने थे उसके अंदर। फिर हर्षद मेहता जैसे महान आदमी जो पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकले थे, वो, और मतलब एक इकोनॉमी जिसकी ऑलरेडी कमर टूटी पड़ी है, उसके 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 अंदर भी इन्होंने तरीके ढूंढ लिए कि उसको और किस तरह से तोड़ा जाए। तो ये सब मिलाकर, ये सब चीजें घुमा फिरा कर, मतलब, और इंटरनेशनली ये गल्फ क्राइसिस जो भी थे, तो इनकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती गई। उसके बाद आते हैं 1991 के बाद, इंडिया हैज स्टार्टेड अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक रिवोल्यूशन टू एक्सप्लॉइट फुली द कंट्रीज पोटेंशियल टू अचीव हायर ग्रोथ। तो 1991 के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई देख, अब बहुत हो गया है, अभी से ज्यादा ये देश जो है और बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ है नहीं, हमारे गवर्नमेंट के जो फिजिकल डेफिसिट जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट इनकम। सिमिलरली जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो बहुत डाउनफॉल में है, क्योंकि गवर्नमेंट का अब उनके पास सपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत इस वक्त असिस्टेंस की नीड में थी। तो वो सब चीजें जो है देखी गई। क्रेडिबल रिफॉर्म्स हैड बीन टेकन इन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, ये सब जो है चीजें की गई थी रिफॉर्म्स के द्वारा। तो हल्के हल्के रिफॉर्म्स जो है फेज्ड मैनर में लाए गए थे। फेज 1 रिफॉर्म, फेज 2, सिमिलरली बैंकिंग रिफॉर्म्स भी फेज्ड मैनर में लाए थे। तो हर सेक्टर के ऊपर अलग अलग से ध्यान दिया गया, हर सेक्टर को रिफॉर्म किया गया, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की जा सके। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ते हैं। टू ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1991। तो नई आर्थिक पॉलिसी जो है वो कोई लाई गई थी 1991 के अंदर, ताकि उन सब जो ये चीजें ऊपर हमने पढ़ी हैं, जिक्र किया जिनका उनका, उन सबको काउंटर किया जा सके। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991 फॉर टेकिंग द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी एंड स्पीडिंग अप द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या क्या कंपोनेंट्स थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के? तो मोटा मोटा ऊपर पढ़ ही लिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं यही 3 चीजें थी जिनकी वजह से धीरे धीरे करके सेक्टोरल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना स्टार्ट करा था। लिबरलाइजेशन से पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन मींस अनशेकल द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। कहने का मतलब है, इन जनरल लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन यूजुअली इन एरियाज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, जो कॉमर्स कर रहे हैं, उन सब को जो है एक फ्री हैंड दे दिया जाए। उनके ऊपर जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस थी, लाइसेंसिंग की, क्वांटिटेटिव कोटाज वगैरह, ये सब जो है ट्रेड बैरियर्स, ये सब हटा दिए जाए। उनको फ्रीडम दे दो कि भाई तुम काम करो, वी वॉन्ट इंटरफेयर। गवर्नमेंट कहती है उनको कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, यू जस्ट मेक श्योर कि आप प्रोड्यूस बेस्ट करें, आप जो है अपना जो ग्रोथ है उसके अंदर इकोनॉमी की मदद करें, वी आर गिविंग यू अ फ्री हैंड।
Actually, regulatory mechanism creates barrier for smooth functioning of the business and also hamper their growth. तो आप वो चीज जैसे हम ऊपर पढ़ते आए हैं, तो ये बहुत सीरीज की सीक्वेंशियल ये इस बुक के अंदर जो है जचाई गई है, वो इसीलिए जचाई गई थी ताकि आप पहले समझे चीजों को। अब जैसे हमने अपने पिछले टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था, जैसे फेरा था, उसके अंदर भी क्या था, इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग या रेगुलेटिंग वी नीड टू सपोर्ट एंड मैनेज। मतलब हम उसको सपोर्ट करें, हम बिजनेसेस को रिस्ट्रिक्ट करने की बजाय या उनको कंट्रोल करने की बजाय गवर्नमेंट का फोकस क्या होना चाहिए, उनको सपोर्ट करने का और उनको प्रमोट करने का। अगर उनको सपोर्ट करेगी, प्रमोट करेगी, तभी वो आपस में इन टर्न सपोर्ट करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है एग्जैक्टली इन्हीं चीजों से बनेगा। तो वही चीज यहां पर अब इनके दिमाग में आई, तो इन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट करा थ्रू फर्स्ट लिबरलाइजेशन, कि भाई उनको जो है फ्री हैंड दे दो, उनको बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड उनको बल्कि सपोर्ट करो, उनको उनको प्रमोट करो। तो वो चीजें गवर्नमेंट ने करनी स्टार्ट कर दी। रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो थी, मतलब रेगुलेट करना, कंट्रोल करना उनको, वो बंद कर दिया। अब उनको सपोर्ट और प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। फीचर्स क्या थे, टू डू अवे विद नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ लाइसेंस फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो लाइसेंसिंग हटा दी कि भाई जितनी जो तुम्हें इंडस्ट्री खोलनी है, जो मैन्युफैक्चर करना है करो, नो नीड टू बाय अ लाइसेंस, नो नीड टू टेक अ लाइसेंस। फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो है उनका स्केल डिटरमाइन करने की भी फ्रीडम दे दी। कि पहले जैसे मैंने बताया ना, लाइसेंसिंग सिर्फ इस बात की नहीं होती थी कि आपको इंडस्ट्री खोलनी है, इस बात की भी होती थी अगर आपने लाइसेंसिंग लेनी की, ठीक है भाई मुझे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है, तो वो तो एक लाइसेंस है। दूसरा लाइसेंस ये भी लेना पड़ेगा कि 1,000 तक, तो मान लीजिए दिन का 1,000 मोबाइल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, 1,000 से एक यूनिट भी और अगर आपको प्रोड्यूस करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो अब वो ये चीज भी वहां से हटा दी कि अब जितना प्रोड्यूस आपसे हो सकता है, द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी यू कैन अटेन, आप कीजिए, नो नीड टू गेट अ लाइसेंस। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, आपको बिल्स लेने पड़ते थे, स्पेसिफिकली आपको एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको जो है ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं उनको, जो ट्रांसपोर्ट आरटीआई होती है, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज वगैरह होती हैं, उनसे आपको परमिट लेने पड़ते थे अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले क्या था, गवर्नमेंट फिक्स करती थी, जैसे कंपटीशन एक्ट के अंदर आपने देखा ना, प्रोहिबिशन था एक तरह का कि कोई एजेंसी वगैरह जो है उस तरह की प्राइस जो है सेटअप नहीं कर सकती। सॉरी, तो उस तरह पे जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है वहां से हटाई गई, उसको थोड़ा फ्री किया गया। रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस घटा दिए गए, अननेसेसरी कंट्रोल जो है वो हटाया गया। तो वो सारी चीजें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स को भी लिमिट की, मतलब वो किया, सिंप्लीफाई किया गया। उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स क्या क्या थे, कि भाई लिबरलाइजेशन तो कर दिया, अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इसके फीचर्स क्या क्या थे। अब देखते हैं इसके एक्चुअली बेनिफिट्स हुए क्या क्या। प्रमोट कंपटीशन विच लीड्स टू लोअर कॉस्ट एंड प्राइसेस फॉर कंज्यूमर। अब देखो प्रोडक्शन जो क्वांटिटी थी उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं थी लाइसेंस के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करनी है उसके लिए कोई जरूरत नहीं थी, टैक्सेशन कम हो गई थी। तो ओवरऑल इससे क्या फर्क पड़ता है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस कर जाती है। समझ रहे हैं बात को। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करेगी इन सारी चीजों से, तो आपका जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर मार्जिन भी पर यूनिट कम कम होता जाएगा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है, तो पर यूनिट मार्जिन भी रिड्यूस हो जाएगा आपका। तो जब मार्जिन रिड्यूस होता है तो एंड कंज्यूमर्स को जो अल्टीमेट प्राइस पे करना पड़ता है कमोडिटीज के लिए, वो कम रहता है। कंपटीशन प्रोमोट्स एफिशिएंसी, सो रिसोर्सेज आर वेस्टेड लेस। तो कंपटीशन से क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए आप एक क्लास के अंदर हैं और आपका एक हेल्दी, मैं बैड कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, मैं जेलेसी एनवी की बात नहीं कर रहा, मैं एक हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहा हूं, कि आप हैं, आपका दोस्त है, आप दिन जो है अपना डेली शेड्यूल बनाकर जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, तो दैट इज अ हेल्दी कंपटीशन। आप एक दूसरे के लिए टारगेट सेट कर रहे हैं, खुद के लिए भी टारगेट सेट कर रहे हैं, तो वो चीजें क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन है। इससे ना तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, ना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जो रिसोर्स है आपके केस में क्या है, टाइम, एंड जो आपके एग्जाम्स वगैरह है वो सब एक एफिशिएंट मैनर के अंदर कवर अप किए जाएंगे, यानी कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है लिबरलाइजेशन के हिसाब से की गई। फाइनेंशियल मार्केट टू प्रोवाइड लोन टू पीपल हु प्रीवियसली मे नॉट हैव बीन एबल टू एक्सेस लोन्स दैट दे कैन पे ऑफ। तो ये सारी चीजें जो है लिबरलाइजेशन से की गई। प्रोमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिमूव गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ऑल थ्री ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर इनक्रेडिबली बेनिफिशियल टू द ऑल थ्री। कौन से प्रोग्राम्स, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी। India's recent progress toward economic growth stems from reforms undertaken after 1991। यानी कि जो आज के टाइम पे इंडिया का स्टेटस है, जो आज के टाइम पे इंडिया का जो लेवल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो चाहे कितना भी है, वो उन्हीं 1991 के रिफॉर्म्स की वजह से। अगर वो ना हुए होते तो मतलब इकोनॉमिक्स का मानना है कि इंडिया कभी भी उभर नहीं पाता, वो दिन पर दिन पाकिस्तान की तरह डिक्लाइन करता जाता। लेकिन इंडिया अगर आज जिस भी पोजीशन के ऊपर है, अगर वो इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, तो वो सिर्फ 1991 की पॉलिसीज की वजह से ही है।
fiscal crisis which lifted India from decades of slow growth under socialist rule and offered an opportunity to improve living condition in the immense poor country। तो ये सब चीजें जो है किसकी वजह से हुई है, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, यानी कि 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ही दूसरा नाम एलपीजी पॉलिसीज है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर कभी आपको कोई बोले एलपीजी पॉलिसीज के बारे में तो ही इज टॉकिंग अबाउट 1991 रिफॉर्म्स, क्योंकि उस टाइम पे ही हुए थे वो। उसके बाद आते हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। इट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ बिजनेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो मैंने बताया ना कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने, उनका ये विचार था कि सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना चाहिए, तो जितने भी एसेट्स हैं, नेशनल एसेट्स हैं या कोई भी इंडस्ट्री है, वो पब्लिक के लिए बनानी चाहिए, पब्लिक को फोकस में रख के बनानी चाहिए। तो ही वाज ऑफ द ओपिनियन ऑफ अ सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में ऊपर पढ़ा था ना, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसलिए ये सारे शब्द हमारे जो प्रियम्बल के अंदर हैं वो इंक्लूड किए गए थे, क्योंकि हमारा देश ये सब चीज है, सोशलिस्ट भी है, रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है, सोवरेन भी है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीज मिलकर भी है, मिलकर ही हमारा देश जो है भारत बनता है। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो नेशनलाइजेशन का उल्टा है, यानी नेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो प्राइवेट एसेट्स हैं उनको खरीद लिया जाता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, यानी पब्लिक जो है वो ओन करने लग जाती है। पब्लिक का मतलब देखिए, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होती है, पब्लिक वोट करती है अपने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को, दे फॉर्म द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर कोई शब्द है उसका अल्टीमेट मतलब क्या होता है, और खासकर डेमोक्रेसी के अंदर तो गवर्नमेंट का मतलब होता है पब्लिक्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि एक गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा चुनी गई है, लोगों के लिए चुनी गई है, लोगों मतलब वो होता है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। तो इसीलिए ये चीज बोली जाती है कि गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी इज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पर पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ओन है, लेकिन गवर्नमेंट किसकी होती है डेमोक्रेसी में, पब्लिक की। तो पब्लिक का ही डायरेक्टली वहां पर रोल प्ले करती है। तो वही चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनसे ऑपरेशंस का सारा यानी ओनरशिप लेकर पब्लिक के हाथों में यानी गवर्नमेंट के हाथों में चली जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। और उसका उल्टा क्या होता है, यानी कि जब गवर्नमेंट के हाथों से ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में चली जाए, उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन। तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होंगी। इन जनरल रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और सर्विसेज फंक्शन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप, कंट्रोल एंड द ओपनिंग ऑफ हिदर टू क्लोज्ड एरिया टू प्राइवेट सेक्टर एंट्री। तो ये सारे ऑपरेशंस किसके अंदर किए गए थे, प्राइवेटाइजेशन के अंदर किए गए थे। यानी कि जो हमारे पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट के पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स थी, उनकी ओनरशिप किनको ट्रांसफर की गई, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट ओनर्स को। और जो कंट्रोल था और उनकी ओपनिंग वगैरह जो थी, सारे ऑपरेशन यानी कि एंटायरिटी उनकी, वो किसको ट्रांसफर कर दी गई, प्राइवेट सेक्टर को। इससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर जो है अब इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर सकते थे, एंटर कर सकते थे, और मोर एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली यानी कि उनका जो आइडिया था प्रॉफिट ड्रिवन का, उनकी हिसाब से जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे। प्राइवेटाइजेशन कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज, फ्रेंचाइजिंग, लीजिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डाइवेस्चर्स। तो ये अलग अलग तरह के चीजें हैं। फ्रेंचाइजिंग है, जैसे आपकी फ्रेंचाइजिंग ले लेते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, डोमिनोज वगैरह है, ये क्या है, फ्रेंचाइजिंग है। सिमिलरली लीज कर लेते हैं, आप कोई चीज लीज पर ले लीजिए, यानी लीज एक तरह का रेंट होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म जो है रेंट ले लीजिए और आप पर मंथ उसका जो रेंटल पे करते रहिए। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आप ले सकते हैं। जैसे आप अगर बात करें जो आपने कभी ये देखे हाईवेज जो बनती हैं आपकी, तो उसके ऊपर क्या होता है, टोल टैक्सेस जो होते हैं वो इनिशियली कुछ टाइम के अंदर क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग के 5 या 10 साल डिपेंडिंग की प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी बड़ी है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं NH10 की बात करूं, जो यहाँ रोहतक से अपना गुड़गांव दिल्ली वगैरह इधर कवर करता है, तो वो क्या है, वो बनाया मान लीजिए 100 किलोमीटर का एक हाईवे बना है, मान लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 100 किलोमीटर का एक हाईवे बना है, उसको बनाने के लिए लग गए मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए। अब जिस प्राइवेट, अब गवर्नमेंट अपने कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ी बनवाता है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो बनाते हैं। गवर्नमेंट हाईवे बनाने के टेंडर इशू करती है NHAI के थ्रू, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो टेंडर इशू करते हैं कि ये जगह है, इसके ऊपर हमने जो है एक्विजिशंस कर ली हैं। अब वी नीड अ जो है बिल्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट जो ये काम करता है, बिल्डर वगैरह रोड बनाने का, तो पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर हाईवेज, रोड्स वगैरह ये कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। और फिर जब ये कंस्ट्रक्शन हो जाती है पूरी, तो जो भी उसको जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए है, तो वो कॉस्ट कैसे रिकवर की जाती है, वो कॉस्ट की रिकवर करी जाती है कि जो गवर्नमेंट है वो उस कॉन्ट्रैक्टर को या उस बिल्डर को अथॉरिटी दे देती है कि ठीक है, आप इस हाईवे के ऊपर एक टोल सेटअप कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट उसको 1,000 करोड़ डायरेक्टली नहीं देती है। गवर्नमेंट बोलती है आप एक काम करो, आप ये अब लोगों से चार्ज करो, आप उसके ऊपर एक टोल टैक्स लगाओ,
और वो टोल आप 10 साल के लिए मैं आपको लीज पे दे देता हूं, आप 10 साल में अपनी ये कॉस्ट जो है वो रिकवर कर लो जैसे कैसे। तो वो अब क्या करते हैं, वो वहां पर टोल सेट करते हैं, अपने लोग बिठाते हैं, जितनी भी गाड़ियां वगैरह पास होती हैं उनसे कुछ कुछ चार्जेस लेते रहते हैं, तो उनकी जो है कॉस्ट रिकवर हो जाती है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो ये क्या होता है, लीजिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। सिमिलरली डाइवेस्चर्स भी आपके इसी तरह के होते हैं। उसके बाद आते हैं मैनी फॉर्म्स ऑफ कुड टेक डाइवेस्चर थ्रू इक्विटी सेल इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंस ओनरशिप इज ट्रांसफर टू पब्लिक कॉर्पोरेट एंटिटी। कहने का मतलब है, मान लीजिए जैसे LIC है, अगर आपने सुना हो, तो उसके अंदर गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है 21-22% का समथिंग था, वो गवर्नमेंट स्टेक जो है वो प्राइवेटाइज करने की बात कर रही थी। सिमिलरली बाकी जो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है NMP, जिसके अंदर 6 लाख करोड़ की जो है नेशनल एसेट्स को प्राइवेटाइज करके फंडिंग इकट्ठा करने की बात गवर्नमेंट ने की थी, तो वो एक्जैक्टली डाइवेस्टर्स के थ्रू ही की थी कि डाइवेस्टर्स लीजिंग इन मतलब इन 4-5 जितनी भी चीजें हैं इन सबको मिला के जो है कुछ चीजों पर डाइवेस्टर्स करेंगे। मतलब क्या करेंगे, गवर्नमेंट अपना शेयर बेच देगी, वो शेयर कोई भी प्राइवेट जो है कंपनीज वगैरह खरीद सकती हैं। आप भी खरीद सकते हैं, आप भी तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल ही हैं, तो वही चीजें हैं इस तरह से खरीद सकती हैं। सिमिलरली अगर वो किसी चीज की फ्रेंचाइजी दे सकती है, किसी चीज पे लीज दे सकती है, तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से करके तो 6 लाख करोड़ का जो इनका टारगेट है वो ये अचीव करने की प्लानिंग में है, ये चीज करने की सोचते हैं। सर्टेन प्री कंडीशन शुड एग्जिस्ट फॉर प्राइवेटाइजेशन टू प्रूव सक्सेसफुल। तो कुछ चीजें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या कुछ एजम्पशंस कह लीजिए इनको, थ्योरेटिकल एजम्पशंस हैं, जिनको होना बहुत जरूरी है प्राइवेटाइजेशन का सक्सेसफुल होने में। और अगर मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताऊं, तो आप अगर फॉलो करें NMP जो है 2021 जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उसको अगर फॉलो कर रहे हैं, द हिंदू से पढ़े या इकोनॉमिक टाइम्स से पढ़े, तो जितने भी हमारे जो सांकेतिक इंडिकेटर्स हैं अगर मैं बात करूं, तो वो सारे एग्जैक्टली उस तरफ पॉइंट करते हैं कि ये NMP भी एक बहुत बड़ा फेलियर होगा इस गवर्नमेंट का। तो एक और फेलियर अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करने वाली है हमारी NDA गवर्नमेंट। बट एनी हाउ, रूलिंग पार्टी है, क्या करें, इट डील्स विद एन इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच पब्लिक एंटरप्राइज इज ब्रॉट ईदर पार्शियली और कंप्लीटली अंडर प्राइवेट ओनरशिप। तो इस तरह की जो है चीजें की जाती हैं। It is also important to note that establishing an enterprise in private sector instead of is also privatization, earlier reserved for its transferring of। पहले क्या होता था, प्री रिफॉर्म्स की बात करूं तो पहले होता था जो पब्लिक यूनिट है, जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में सेटअप की गई है, उनके शेयर्स को अगर कोई प्राइवेट जो है ये डाइवेस्टर्स कर दे, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दे, तो ही प्राइवेटाइजेशन जो है कंसिडर किया जाता था, जो ऊपर लिखा हुआ था कंडीशंस। अब क्या है, अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एस्टैब्लिश भी करते हो, शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर में एस्टैब्लिश करते हो, तो भी उसको क्या माना जाएगा, प्राइवेटाइजेशन ही माना जाएगा, कि यू आर डीलिंग इन, यू आर फॉर्मिंग अ कंपनी अंडर प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर। वो चीज यहां पर बोली गई है। तो पहले रिजर्व होता था कि पहले तो आपको पब्लिक सेक्टर के अंदर एस्टैब्लिश करो, फिर उसके शेयर अगर डाइवेस्ट हो रहे हैं तो वो चीजें कर सकते हो। उसके बाद आते हैं फीचर्स के ऊपर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। वो तो है, ये बात ही प्राइवेट सेक्टर की हो रही है। रिड्यूसिंग फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, डाउन साइजेस द गवर्नमेंट मशीनरी, यानी गवर्नमेंट की जो बर्डन है वो थोड़ी रिड्यूस, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। ये सब चीजें हैं जो यहाँ पर बताई हैं। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, रिड्यूस प्राइसेस, तो ये सब चीजें हैं, ये सब कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जॉब्स और ग्रोइंग इनकम्स। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको ऑलरेडी पता है कि स्टेबिलिटी कितनी होना हो, बट हाँ इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ इतने इतने सारे पैकेजेस भी मिलते हैं आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी, आज की गवर्नमेंट में तो स्टेबिलिटी भी नहीं है, बिकॉज अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्राइवेटाइज 6 नेशनल बैंक्स, जो हमारे कुछ बैंक्स हैं, जैसे ये PNB वगैरह होते हैं आपके नेशनल बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, इनको भी प्राइवेटाइज करने की प्लानिंग पे है। और इनके कुछ ऑपरेशंस तो ऑलरेडी प्राइवेटाइज हैं। अगर आप देखें क्लरिकल लेवल तक के मोस्ट बैंक्स के अंदर ऑपरेशंस जो हैं वो ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो चुके हैं। तो पहले आप क्लरिकल का पेपर पास करते थे, सारी जो रिक्रूटमेंट्स होती थी वो उस एग्जाम के तौर पे ही होती थी, और इनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती थी, 30-35 हजार के अराउंड जो है क्लरिकल की सैलरी होती थी। और अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर का क्लियर करते थे तो और अच्छी सैलरी हो जाती थी आपकी। लेकिन अब जो ये क्लरिकल पोस्ट हैं, जिस जैसे जो इनके ऑक्सिलरी बिजनेस है, जैसे क्रेडिट कार्ड सेल्स हो गया या इंश्योरेंस वगैरह हो गया, तो इनके अंदर ये थर्ड पार्टी हायरिंग्स करते हैं, और उनकी इतनी मेगर तनख्वाह होती है 8-8 9 9 हजार रुपए, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। बट क्या करें, स्टूडेंट्स कुछ करते भी हैं और स्टूडेंट इन चक्करों में फंस जाते हैं, और ये उनके करियर के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती हैं चीजें। बट फिर भी जिनको नीड है वो करें, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट स्टूडेंट्स को इन चीजों में जो है इन्वॉल्व कभी नहीं होना चाहिए। तो खैर क्या कर सकते हैं, सोसाइटी का जैसा फ्रेमवर्क है वो है, क्या करें।
फिर आते हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लोज, माइग्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये चीजें जो है, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि इंटरनेशनल इकोनॉमीज को जो है ओपन कर दो अपने लिए और खुद को ओपन कर दो उनके लिए, यानी कि अब वो आपके अंदर ट्रेड कर सकते हैं और आप उनके अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, तो इससे क्या होता है, ना तो सिर्फ ट्रेड आता है बल्कि वहां की इन्वेस्टमेंट भी आती है, वहां का रिजर्व, फॉरेन रिजर्व भी आता है, कैपिटल का फ्लो तो हो ही रहा है इन चीजों से, माइग्रेशन भी होती हैं, जैसे पंजाब जो है आई एम सॉरी, लोग जो है कनाडा जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो वहां पर सेटल होते हैं, तो वो माइग्रेशन एमिग्रेशन, कुछ लोग वहां से इंडिया भी आते हैं इमिग्रेशन के थ्रू, वो सारी चीजें यहाँ पर की जाती हैं। इट इज अ प्रोसेस विच ड्रॉज कंट्रीज आउट ऑफ देयर इंसुलेशन एंड, मतलब आइसोलेशन से बाहर निकल गया, पहले इंडिया सिर्फ अपने अपने में रहता था, अब जो है सबसे मिलजुल के रहता है। तो ये आपका जो है, द टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड सोसाइटी थ्रू क्रॉस कंट्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये किसके थ्रू किया जाता है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के थ्रू किया जाता है, और बाकी जो है आपके कैपिटल मार्केट है उनके थ्रू भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स है उनके थ्रू भी ये सब चीजें की जा सकती हैं। एमएनसीज, पॉपुलेशन माइग्रेशन, तो ये सब चीजें जो है किसके रिजल्टेंट किसके हैं, हमारी एलपीजी पॉलिसीज के हैं। तो आप देखेंगे अब जो आजकल चीजें, जो आज जिस स्टेबिलिटी जिस उसके ऊपर इंडिया है, वो किसकी वजह से है, इन एलपीजी पॉलिसीज की वजह से है। ये कुछ फीचर्स हैं, स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, बाहर फॉरेन जो है हमसे एडवांस्ड है, अमेरिका है हमसे कितना एडवांस्ड है, तो वो सारी चीज़ें जो है अब जब इंडिया में आएंगी, जब इंडिया उनके लिए ओपन हो जाएगा, तो वो सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, स्पेशलाइजेशंस भी हैं, वो सारी इंडिया में आती रहेंगी। तो और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, कंपटीशन बढ़ जाता है, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट कर ली हैं, लो लेवल ऑफ सेविंग फॉर, ये सब चीज़ें जो है बार बार रिपीट हो रही हैं। मोटा मोटा सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। एलपीजी लिबरलाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट अपना जब फ्री हैंड दे देती है। प्राइवेटाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट जब अपना ना सिर्फ फ्री हैंड दे रही है, बट अब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको अब रिस्ट्रिक्शंस भी उनके ऊपर हटा रही है बिजनेस करने के लिए। और तीसरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन की अब ना सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस करने में इंटरफेयर कम कर रही है, रिस्ट्रिक्शन हटा रही है, बल्कि अब इंडिया का जो ट्रेड है उसको फॉरेन भी जाने की परमिशन दे रही है कि अब आप जाओ, जो करना है करो। तो इस तरह से जो है एक पूरा ओपन कल्चर आपको मिल जाएगा बिजनेस के लिए। कंपोनेंट्स क्या है, आइए देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के कंपोनेंट्स क्या है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज ही तो बाहर भेजेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑन द कंट्रीज, जो कैपिटल है, जो कैपिटल गुड्स हैं, कुछ है, कोई कैपिटल नेचर का अगर इनकम है, वो कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर है, तो उससे क्या होता है, कैपिटल फ्लो करती है। इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपका क्या है, कैपिटल नेचर का। अगर मान लो आपने कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी है, तो उससे जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या हो जाता है, आपका कैपिटल नेचर का। सिमिलरली किसी ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, वो क्या है, कैपिटल नेचर। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज इन दी ऑल दी कंट्रीज, हमारे इंडिया में ना दिक्कत सबसे बड़ी यही है, हम कोई चीज चेंज तो कर देते हैं, बट उस चेंज को कॉम्पनसेट करने के लिए ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे अगर आज की बात करूं मैं, आज जो टीचिंग लाइन में, या अगर मान लीजिए और बाकी फील्ड्स के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, जो इन 2 सालों के अंदर जो एकदम से एडवांसमेंट आई है ना टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो मैं, वो ये अगर मान लीजिए लॉकडाउन से पहले आ जाती ना और उसके बाद लॉकडाउन लगते, ये एडवांसमेंट्स जो आज हैं वो अगर हमारे 2 साल 3 साल पहले तक होती ना, जो हो चुकी होनी थी, क्योंकि ये चीजें फॉरेन में पता नहीं कब से चल रही हैं, इंडिया के लिए तो एकदम से नया आ गया भाई, ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, तो वो चीजें हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये चीजें बाहर बहुत टाइम से चली आ रही हैं, बहुत टाइम से रेगुलेशन में है। ये चीज अगर 2 साल पहले होती ना, मार्च 2020 के अंदर, तो इंडिया को इतना सेटबैक नहीं लगता। इंडिया जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में फिर से पहुंच गया है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में ना पहुंचता। उसके बाद आते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज, मूवमेंट हो सकती है, आप कहीं बाहर जाइए, बाहर से कोई इंडिया में आइए, तो वो सब चीजें जो है ओपन कर दी गई हैं। सेम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक इन ऑल दी कंट्रीज, तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक्स जो है अलग अलग कंट्रीज में अप्लाई की जा सकती हैं। जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आपने ऊपर पढ़ा था, तो यूएसएसआर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने सोचा था यूएसएसआर में जो चीजें चल रही हैं वो हमें अप्लाई करनी चाहिए। और अगर आप थोड़ी एसएसटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी कंट्रीज के जो कंटेक्स्ट है उनको उठा उठा के क्लब किया गया है, यानी कि वो फ्रेश नहीं बनाया गया था, वो बिल्कुल फ्रेश नहीं लिखा गया था। वो बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे कुछ चीजें यूएस से उठाई हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ यूएसएसआर से, कुछ ब्रिटेन से ही उठा ली हैं, तो इस तरह सारी कंट्रीज, कुछ चाइना से उठा ली हैं, कुछ सारी चीजें जो हैं आपस में मर्ज करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। सिमिलरली कोई ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम अगर कोई और देश फेस कर रहा है और उन्होंने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई करी थी और उससे उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी, तो हम भी कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम अपने में अप्लाई करने की, तो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं।
ये पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है। हमने प्री रिफॉर्म ऊपर पढ़ा था, पोस्ट रिफॉर्म कर लेते हैं। पोस्ट रिफॉर्म अब यहाँ पर क्यों दिया गया है, ये 1991 में एलपीजी आ गए थे, तो एलपीजी बता दिया। आप बता दिया कि इन एलपीजी की वजह से क्या फायदा हुआ, यानी पोस्ट रिफॉर्म्स। प्री रिफॉर्म एलपीजी से पहले वाला, ये इस वक्त भी सिक्वेंशियली चल रहे हैं। प्री रिफॉर्म था, उसके बाद रिफॉर्म की बताई, उसके बाद एलपीजी बता दिए। एलपीजी के बाद अब क्या आ गया, पोस्ट रिफॉर्म, यानी कि ये अब इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब क्या सिनारियो है, अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड लाइसेंसिंग, ये सारी चीजें जो है, लिबरल रिजाइम ऑफ एफडीआई, अब 100% एफडीआई है, मोनोपोलीज हटा दी है, प्राइवेटाइजेशन एंड डाइवेस्टमेंट जो है, उस तरह की चीजें जो रिमूव कर दी गई हैं। लिबरलाइजेशन से फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट बेहतर बनाया जा सकता है, एक्सपोर्ट प्रमोट किया गया है, डाइवर्स डिसेंट्रलाइजेशन, और ये सब चीजें जो है की गई हैं। फिर आती हैं मैक्रो एडजस्टमेंट पॉलिसीज, यानी कि बड़े लेवल पर अगर स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज की जानी, देखिए मार्केट बार बार डिस्टेबलाइज हो जाता है। हमने देखा होगा, कभी एकदम बुल है, कभी बेरिश है। सिमिलरली हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एकदम डिस्टेबलाइज रहती है, कभी एकदम नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसी कौन सी, जो बजटरी पॉलिसी, जो हर साल बजट आता है ना, जैसे जनवरी फरवरी, ये कौन सा है, ये हमारा 4th सेशन चल रहा है, तो इसके अंदर बजट जो है इशू किया जाता है, 4th पार्लियामेंट्री सेशन। उसके बाद आते हैं मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसीज। तो मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसीज यानी कि जो अपना आरबीआई लेके आता है, ये कौन सी होती है, बाई मंथली होती है, हर 2 महीने में आती हैं ये। इसके अंदर आपके बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो सब चीजें यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट है, आपकी जो एक्सचेंज रेट्स हैं, आप देखेंगे डॉलर जो है आज 75 पॉइंट समथिंग का है, कल कुछ और होगा, आज परसों कुछ और था, तो वो यहाँ पर की जाती हैं। ये सारी देखिए आप कितनी सारी पॉलिसीज हैं। टैरिफ पॉलिसी यानी कि आपकी टैक्सेशन वगैरह है, उस तरह की पॉलिसीज हैं। वेज इनकम प्राइस पॉलिसीज हैं, वो सब यहाँ पर फिर आती हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, ट्रेड और एक्सटर्नल, मतलब स्ट्रक्चर में अगर चेंज करना है तो वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। फिस्कल रिफॉर्म्स आ जाते हैं, रिडक्शन इन लेवल ऑफ टैक्सेस। फिस्कल मैंने बताया ना आपको, बजटरी पॉलिसीज वगैरह होती हैं। बजट में क्या होता है, टैक्सेस डिसाइड करते हैं हम कि इनकम कितनी थी, मतलब टैक्सेस के थ्रू इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है गवर्नमेंट को, और इतना अब एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर कैसे होता है कि भाई एजुकेशन पे इतना एलोकेशन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना एलोकेट होगा, उतना इस पे एलोकेट होगा। वो सारी चीजें कहाँ होती हैं, फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर। ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के अंदर लाया जा सके। रिमूवल ऑफ एग्जम्पशन एंड कंसेशन टू रिड्यूस डिस्टोर्शन। अच्छा, आपको जान के हैरानी होगी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो टैक्स रेट था किसी पॉइंट पे, जो क्या था, हाईएस्ट मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स था, वो 91% के अराउंड था। और उस वक्त जो स्लैब्स थे वो भी मेरे ख्याल में 10-11 स्लैब्स थे। अभी तो जैसे कितने हैं, एक तो 2.5 से 5 लाख वाला है, और 5 से 10 वाला है, फिर इस तरह से है। और अगर न्यू टैक्स रिजाइम में देखो तो और थोड़े 2.5 से 5, 5 से 7.5, और 7.5 से 10 का, और फिर 50 लाख, फिर उनके ऊपर सरचार्ज वगैरह है। तो इस तरह के यहाँ तो 3-4 ही हैं स्लैब रेट्स, बट पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे। वो किस लिए किए गए थे, वो इक्वालिटी करने के लिए किए गए थे, कि जिसकी तनख्वाह 2 लाख से ज्यादा है वो 90% टैक्स देगा, और जिसकी तनख्वाह 10,000 तक है वो सिर्फ 1-2% टैक्स देगा। तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों के पास एकदम सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी बच जाएगा। तो इस तरह के जो है स्ट्रेटेजीज उस वक्त लगाए गए थे। तो वो चीजें भी थी उस वक्त, कुछ की गई थी, सबने अपने अपने तरह से तरीके से जो है ड्राइव करने की कोशिश की थी। आज जो है सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबलाइज्ड है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोड ये इतने में आया था, ये सब चीजें जो है की गई थी। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी और आईआरडीए, यानी कि इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी का है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सबको सेटअप किया गया था। रिडक्शन इन एफएम एक्सेस टू एसएलआर फंड, तो ये क्या, एसएलआर क्या होता है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो वो सब है। लाइसेंसिंग प्राइवेट सेक्टर, उसको लिबरलाइज कर दिया गया था। ये सारी चीजें जो है आपको प्रोवाइड की गई हैं। देखिए ये सजेशंस भी यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। तो आइए इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स में पढ़ लेते हैं कि अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किस तरह से हमको रिफॉर्म्स जो उसके अंदर किए गए थे, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से, जितनी जो ट्रेड हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो बेटर बनाई जा सके। 1991 में यही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, करा सब कुछ जो किया गया था ना, वो करा गया था एलपीजी के ही थ्रू। इसके अलावा और कोई तीसरा चौथा तरीका था नहीं। तो यही चीजें की गई थी, इन्हीं को बार बार रिफ्रेश किया गया है। किस तरह से, आइए पढ़ते हैं। एलिमिनेटिंग इंपोर्ट लाइसेंसिंग एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। रिडक्शन इन टैरिफ्स, कौन से टैरिफ, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। क्वांटिटेटिव टैरिफ होते थे, क्वालिटेटिव टैरिफ होते थे, कोटाज वगैरह होते थे कि इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर पाएंगे, इतनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। वो सारी चीजें बंद कर दी, मतलब रिड्यूस कर दी गई। अब इतने टैरिफ नहीं है। 100% ओनरशिप इन फर्म्स इन अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूडिंग बैंक्स, तो बैंक्स को छोड़ के बाकी सब जगह 100% ओनरशिप भी दे दी गई। इंप्लीमेंटेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो आईपीआर जिनको बोलते हैं, जिसमें आपके कॉपीराइट, पेटेंट्स वगैरह, ट्रेडमार्क वगैरह आते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, आईपीआर के अंदर आते हैं।
ये कुछ सजेशंस हैं। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इस तरह से ना देखिए सेक्टोरल जो है उसके अंदर रिफॉर्म्स किए गए थे, इंटरनेशनल में किए गए, इंडस्ट्री में किए गए, ऊपर जो है ये इधर देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में किए गए, फिर इसके अंदर फिस्कल रिफॉर्म। तो इस तरह सेक्टर वाइज सेक्टर जो है ये रिफॉर्म्स किए गए थे। और किए किसके थ्रू गए थे? एलपीजी के ही थ्रू किए गए थे। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट इन लॉ एरियाज, ओपनिंग, तो लॉ जो है लीगल आपका है, वहां पर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है प्रैक्टिस वगैरह का, तो वो सब चीजें हैं वहां पर की गई। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, सिर्फ फिर से वही सारी चीजें हैं ना, घुमा फिरा के वही। इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हाईवेज जो है वो बनाए गए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज ऑफ ओपनिंग ऑफ एनर्जी सेक्टर फॉर प्राइवेट सेक्टर। पहले जो एनर्जी सेक्टर था हमारा, जैसे बिजली बोर्ड होता है आपका, या रिन्यूएबल एनर्जी है कोई सा, ग्रीन एनर्जी जिसको बोलते हैं, तो पहले सिर्फ गवर्नमेंट उसके अंदर कर सकती थी, बट अब प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे टाटा वगैरह है, या ये आदित्य बिरला है, रिलायंस वगैरह है, ये ग्रीन एनर्जी के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस तरह की चीजें भी अब अलाउड है। लेबर रिफॉर्म है, ये लैब्स पता नहीं क्यों लिखा है, लेबर है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की भाई अगर आदमी खुद रिटायर करना चाहे या उसको निकाल दिया जाए तो उस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेबर एग्रीमेंट्स आर नॉट अलाउड फॉर बेटर लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ये सारी चीजें जो हैं इस तरह धीरे धीरे करी गई थी, और इन्हीं चीजों की वजह से आज इंडिया का जो स्टैंड है थोड़ा बहुत वो बन पाया। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, मनरेगा आ गया था, कौन सा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम कुछ करके है इसका नाम, तो वो चीजें हैं, गारंटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वगैरह। उसके बाद ये सजेशंस और कुछ दे रखे हैं। तो ये आपका जो है मोटा मोटा सारा चैप्टर जो है कवर हो जाता है। इसके अंदर चीजें देखो मोटी मोटी क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे क्या, कब आए, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या थे, एलपीजी, उन एलपीजी का क्या मतलब, उनके मीनिंग वगैरह वो सब एलपीजी में कवर हो जाएंगे। कौन कौन से रिफॉर्म्स इन एलपीजी के थ्रू किए गए, तो वो सारे कौन कौन से थे, फाइनेंशियल थे, फिजिकल थे। देखिए फाइनेंशियल थे, सबसे पहले कौन सा था, फिजिकल था, फिर फाइनेंशियल था, फिर इंडस्ट्रियल था, फिर कौन सा था, लेबर था, फिर उसके बाद था इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फिर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, फिर कौन सा लेबर वगैरह वाला। तो ये सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, किनके थ्रू किए गए थे, 1991 इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू किए गए थे। तो ये सारी चीजें आप अगर पढ़ लेंगे खुद से तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक रेलिवेंट है। वैसे नहीं कहता कि ये सारी चीजें आपको डिटेल में पूछी जाएंगी, बट हाँ एलपीजी से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आएगा, वो डैम श्योर है वो आएगा। पीवाईक्यूज जब करेंगे तो उसके अंदर देख लेंगे हम उन चीजों को। तो आप ये जो चीज है आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन एलपीजी ये तीन चीजें जो हैं ये तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं, अगले आने वाले लेक्चर के अंदर हम अपना अगला टॉपिक करेंगे। कौन सा है अगला टॉपिक? हमारा अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। तो इसको जो है कर लेंगे कवर, धीरे धीरे जो है इन चीजों को रैप अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत लेंदी टॉपिक है, सिमिलर टू बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा लेंदी आपका ये टॉपिक है। इसके अंदर चीजें जो है थोड़ी एसएसटी से रिलेटेड भी हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी हैं, एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हैं, तो सारी चीजें क्लब करके जो है ये सब्जेक्ट बनाया गया है। तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट थोड़ा आपका लेंदी है, इसके अंदर शायद 30-32 के अराउंड आपके चैप्टर्स बनते हैं। तो हम कर लेंगे, कोई नहीं, कोशिश कर लेंगे धीरे धीरे करके सब आपके एग्जाम से पहले, अच्छे खासे एग्जाम से बहुत अच्छे खासे टाइम से पहले आपके ये कवर हो जाएगा। उसके बाद इसके पीवाईक्यूज भी कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको बता ही रहा हूं, जैसे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एलपीजी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए इस तरह से कि भाई व्हाट आर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इस तरह का आएगा तो आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताने हैं 1991 में हुए थे। प्री रिफॉर्म, पोस्ट रिफॉर्म, प्री रिफॉर्म बताइएगा, फिर एलपीजी बताइएगा, फिर पोस्ट रिफॉर्म बता दीजिएगा। उसके बाद या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट मतलब डिफाइन एलपीजी, या फिर उसको जो है आगे से आप 16 नंबर के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा तो इसके अंदर कोई चैप्टर के अंदर बड़ी बात है नहीं, तो आप ये जो है खुद से पढ़ लेंगे तो आपको ये कवर हो जाएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।